दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सस्पेंस से आज शाम 7 बजे तक पर्दा उठ जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक दल की मीटिंग लगभग 6 बजे के बाद बुलाई गई है। हालांकि पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान हो गया है। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाकर विधायक दल की मीटिंग के लिए भेज दिया गया है। औपचारिकताएं बाकी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और इनमें किन नामों की चर्चा है, इसको लेकर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बैठे हैं। एक तरफ पंकज सर हैं, सौरभ सर हैं, शुभम सर हैं। तो हम एक एक करके सबसे उनका ओपिनियन लेना चाहेंगे कि क्यों, अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है इन विधायकों में से तो क्यों बनता है, और अगर नहीं बनता है तो उसके पीछे की वजह क्या होगी। सबसे पहले हम पंकज सर के पास जाएंगे। पंकज सर, नामों को लेकर अगर अटकलेबाजी देखें तो 8 तारीख के बाद से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कभी प्रवेश वर्मा आगे चलते हैं तो बीच में पूर्वांचलियों को साधने के लिए मनोज तिवारी का नाम आगे आ जाता है, तो कभी आशीष सूद पंजाबी खत्रियों को साधने के लिए चले आते हैं, तो फिर महिलाओं का नेतृत्व देने के लिए रेखा गुप्ता का नाम आता है। ऐसे एक लंबी फेहरिस्त है। हमारे जो सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि लगभग 14 नाम ऐसे हैं जो जिन पे अटकलेबाजी और लगातार चर्चाएं चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो इस वक्त इस चुनाव में जो जायंट किलर के रूप में उभर कर सामने आए प्रवेश वर्मा, अगर उनको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो क्या प्लस पॉइंट देख के बना रही है, अगर नहीं बनाती है तो क्या वो नकारात्मक चीज़ें होंगी या क्या वो माइनस पॉइंट होंगी जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रदेश की कमान, सरकार की कमान, दिल्ली की कमान नहीं सौंपेगी। देखिए, जो बीजेपी का जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ दिनों में, जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, जिस तरह से मुख्यमंत्री का आप हम देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए, आप राजस्थान देखिए, उसके बाद से आप छत्तीसगढ़ देखिए, उड़ीसा देखिए, तो जिस तरह के से लोगों को नेतृत्व को लाया गया है, जिस तरह से हरियाणा देखिए, तो उससे लगता है जो कोई सरप्राइज सीएम ही होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का टोटल यहाँ पर जो सीट है 48 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो ये 48 विधायक जो हैं वो सभी मुख्यमंत्री की रेस में 48 में से 48 जो बीजेपी का है, और ऊपर से बीजेपी का कई बार हम देखें जो केंद्रीय नेतृत्व से लोगों को हाथ लाके उसको सीएम बनाया जाता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, सीएम योगी उसमें में सांसद थे लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। तो उस तरह से अगर देखें तो उसमें आपका मनोज तिवारी और कई लोग आते हैं। तो आप मान के चलिए जो 48 ये और 4-5 और नाम को आप ले लीजिए तो अभी 55-56 के आसपास सीएम की रेस में है। लेकिन हम जिनकी चर्चा करेंगे वो जो मुझे लगता है वो हमारा जो भी हम जिन नामों पे भी चर्चा करेंगे, मुझे नहीं लगता है जो वो नाम होंगे, क्योंकि सीएम सरप्राइज होगा और चौंकने वाला होगा। हाँ, ये मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जो बीजेपी उस चेहरे को सीएम का गद्दी, दिल्ली का कमान उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो व्यक्ति दिल्ली में जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो अपना घोषित किया है, उस मैनिफेस्टो को कौन लागू कर सकता है, कौन सभी दलों को साध सकता है। अभी जैसे आप देखिए, आने वाले दिनों में आपका चुनाव है आपका बिहार में, तो उसको पूर्वांचल से भी हो, जातीय इक्वेशन भी हो, उसके बाद से आप जो जाट का जो है उसको भी हो, तो बीजेपी जो सभी को साधने में जो सबसे उपयुक्त चेहरा होगा उसको, जैसे बोलते हैं सर्वगुण संपन्न जो होगा, उसको बीजेपी यहाँ का कमान सौंपेगी। रही बात आपके प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाएगी या नहीं, मुझे लगता है जो जिस तरह से अगर एक नॉर्मल पार्टी होती जैसे कांग्रेस पार्टी होती या कोई और पार्टी होती, अगर उसका अगर नेतृत्व होता और सीएम देने की सीएम के चयन का बात होता, तो उसमें प्रवेश वर्मा उसमें फिट बैठते थे, क्योंकि उनके अगुवाई में, चूंकि जायंट किलर जैसे आपने उनको नाम दिया, जो जायंट किलर की तरह वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को उन्होंने, जो पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने प्रवेश वर्मा ने हराया, उसके बाद से पूर्व सीएम के बेटे संदीप दीक्षित को उन्होंने मात दी। तो सबसे बड़े जो विनर के तौर पे प्रवेश वर्मा उठे हैं, और उसके उनको चूंकि दिल्ली की राजनीति का उनको ज्ञान भी है, वो उन्होंने बचपन से दिल्ली की राजनीति को देखा है। उसके बाद से जो युवा हैं एंग्री यंग मैन के तरह हैं, और बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती उस राजनीति में वो फिट बैठते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो बीजेपी उनके नाम पे शायद चयन ना करे, मुझे थोड़ा संशय है। हाँ, चूंकि टोटल यहाँ से मुख्यमंत्री समेत 7 मंत्री बनने हैं, 1 मुख्यमंत्री और 6 मंत्री, तो मुझे लगता है जो बीजेपी इस फार्मूले को सभी को साधने के लिए, जैसे हमने देखा जो पिछले कुछ दिनों में डबल डिप्टी सीएम का जो एक रवायत चल पड़ी है, तो उस रवायत को देखते हुए जो ये है, जो हो सकता है जो 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम और आपको उसके बाद से 3 हो गया और ये 4 मंत्री, तो
टोटल 7 का ये फॉर्मूला हो सकता है। जी, जैसे पंकज सर ने, सौरभ सर, जैसे पंकज सर ने बताया कि 48 विधायक और जो 7 सांसद हैं उनको भी मुख्यमंत्री की रेस में देखा जा रहा है। क्या लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में जो विधायकों को ना चुन के सांसद के तौर पर सीएम योगी को जिस प्रकार से लाया गया था, क्या दिल्ली में भी वो मॉडल देखने को मिल सकता है? क्या बांसुरी स्वराज, मनोज तिवारी सरी के नेता जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में, क्योंकि लगातार नामों की चर्चा तो डे वन से हो रही है, क्या लगता है कि उनको भी मौका मिल सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में? देखिए, आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का माहौल अलग था। वहाँ पे आप देखिए सीएम योगी को जिस वक्त में मुख्यमंत्री बनाया गया उस वक्त में लंबे मंथन हुई थी, मनोज सिन्हा का नाम आगे चल रहा था और तमाम लोगों का नाम आगे चल रहा था, लेकिन सीएम योगी के नाम को लेकर के पूर्वांचल से एक आवाज़ उठी और वो आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि उसको आलाकमान मना नहीं कर पाया और आखिर में यूपी में सीएम योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ताज़ा एग्जाम्पल हम जो देखें, अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो दिल्ली में प्रवेश वर्मा क्यों नहीं? क्योंकि अगर नाम देखा जाए तो लगातार महाराष्ट्र चुनाव में जब रिजल्ट नतीजे आ जाते हैं तो लगातार देवा भाऊ के नाम चलने लगता है और अंत में ये आता है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम बनते हैं। तो दिल्ली में भी अगर प्रवेश वर्मा जो हैं, क्योंकि उनका अनुभव भी देखा जाए तो ठीक है, अच्छा है, मुख्यमंत्री के बेटे हैं वो और उन्होंने लगातार दिल्ली की राजनीति में लगातार एक्टिव भी रहे। हालांकि दिल्ली चुनाव के समय में उनका जो जिस तरीके से उनके मतलब कुछ खबरें उनकी आई, निगेटिव खबरें मान सकते हैं उसे हम, कि पैसे बांटने का खबर आया था या तमाम चीज़ें, तो उससे थोड़ा सा बचने के लिए हो सकता है कि इनका नाम ना आए। आप अगर सीएम के और संभावितों पर चर्चा करें तो आप पंजाब को भी दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि अगला टारगेट अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अगर कहीं मजबूत है तो पंजाब में है। तो हो सकता है कि पंजाबी मुख्यमंत्री भी चुने। हालांकि जितनी पंजाबी सीटें उसमें केवल शायद एक सीट बीजेपी हारी है, बाकी सारी सीटें पंजाबियों की वो पंजाबी और सिख समुदाय वाली बीजेपी ने जीती है। एक हम लोग जो फैक्ट छोड़ रहे हैं वो दलित बात, मतलब दिल्ली में 17% से ज़्यादा दलित हैं और बीजेपी यहाँ पर दलित सीटों पर दलितों में उतनी सीट नहीं जीत पाई है। तो हो सकता है कि जिस तरीके से देश में माहौल चला, लगातार राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की तरफ से ये संविधान बचाओ और तमाम तरीके की बातें कही जाती है, तो हो सकता है कि दलित चेहरा भी उतार सकते हैं। और अगर और महिला फेस क्यों हो सकता है उस पर नज़र डालें तो इनके 20 स्टेट में अभी सीएम है, एनडीए शासित राज्यों में, जहाँ पे उसमें से कोई भी महिला सीएम नहीं है। तो हो सकता है एक संदेश ये दिया जा सकता है कि महिला सीएम बनाया जाए, क्योंकि आप देखिए जितनी फ्रीबीज अच्छा जो ऐलान किया गया, बड़े ऐलान किया गया, वो महिलाओं के लिए ही ऐलान है, जिसमें मतलब घरेलू है या चाहे वो पानी लीजिए, चाहे वो महिला सम्मान के लिए जो पैसा देने वाले हैं, तो हो सकता है कि महिला सीएम बनाए। तो अभी सारे आए लोग जो मतलब अगर आप देखिए सोशल मीडिया में और लोगों के बीच जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, अभी मैं कई जगह पोस्ट पढ़ रहा था कि कई लोग रेखा गुप्ता को सीएम मान के चलने लगे हैं कि रेखा गुप्ता सीएम बन रही हैं। मैंने अभी कई लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट पे भी देखा, तो वो लोग रेखा गुप्ता को सीएम मान के चल रहे हैं। हालांकि सरप्राइज होगा, मुझे उसकी संभावना कम है, लेकिन अंत ये है कि दिल्ली की जनता जो है, जिसने अपने उसके दिल में क्या था उन्होंने बता दिया कि हमारे दिल में बीजेपी थी और उन्होंने 48 सीटें दे दी, लेकिन आज 12 दिन हो चुके हैं और अभी तक की बीजेपी ये नहीं बता पा रही है कि उसके मन में कौन है, दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। तो 48 में से ही हों तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर 48 आप विधायकों में से ही सीएम नहीं चुन पा रहे हैं तो मतलब एक अगर आप कोई जैसे स्मृति ईरानी ग्राम चला, 9 सांसद हैं, 9 विधायक हैं अभी और उनका नाम चल रहा है, तो ऐसे मुझे लगता है कि बनेगा जो मुख्यमंत्री इन्हीं विधायकों में से कोई होगा। अब वो कौन होगा, लेकिन दिल्ली की जनता जिसको मांग चलती, जवाब जिसको चाहिए होगा, वो अंत में जवाब प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से ही जवाब मांगेगी दिल्ली के विकास को लेकर के। जैसे कि सभी अभी हमने शुरुआत में ही एक जानकारी दी कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को बना दिया गया है पर्यवेक्षक। अब वो बैठक लेंगे, विधायकों के साथ बैठक करेंगे। शुभम सर, जैसा कि चर्चाएं अभी हमारे जो दोनों वरिष्ठ सहयोगी हैं इन्होंने बताया कि लगातार पैटर्न है। हम एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी हम हाल फिलहाल के विधानसभा के जो नतीजे आए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, यहाँ हैवी वेट वर्सेस लो प्रोफाइल के नेताओं का एक तरीके से देखें तो रेस चल रहा था, जहाँ हर बार जो फतह मिली वो लो प्रोफाइल के नेताओं को मिली और एक राज्य में नए नेतृत्व को जगह देने का प्रयास हमेशा से इस जो नेतृत्व करता है, जो भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त जो केंद्रीय नेतृत्व करता है, इन्होंने देने का प्रयास किया। क्या वो सेम पैटर्न आपको दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है? क्या इसी पैटर्न पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी दिखाई देगी?
देखिए गौरव, आपने एक साथ 2-3 सवाल पूछ दिए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारे सवालों का ठीक ठीक जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर हम लोगों ने चर्चा शुरू की है। और जो मुझे लगता है जो सबसे नेचुरल चॉइस है वो प्रवेश वर्मा होने चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रवेश वर्मा आखिर नेचुरल चॉइस क्यों है। क्योंकि जब दिल्ली का चुनाव घोषित हुआ था तो 2 नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा थी। पहले थे प्रवेश वर्मा, जिन्हें नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में उतारा गया, और उनके एक और विरोधी थे संदीप दीक्षित, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे थे। और दूसरा नाम था कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी का, जिन्हें मौजूदा जो सीएम थी दिल्ली की आतिशी, उनके खिलाफ चुनाव में उतारा गया था। उसके अलावा कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसके नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही हो। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी इतना मजबूती से चुनाव लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी के पास ऐसी मशीनरी थी और लगातार वो 3 चुनाव से जीत हासिल कर रहे थे, और बीजेपी लगभग 25 सालों से दिल्ली में कोई चुनाव जीत नहीं पाई थी। ऐसे वक्त में यहाँ तक कि ताल ठोक कर कोई भी नेता ये नहीं कह रहा था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा। अगर आप बीजेपी के नेताओं से भी बात करें तो लगातार ये बात तो कह रहे थे कि वो दिल्ली में चुनाव जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, दिल्ली उन्हें भारी जनादेश देगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनादेश देगी। लेकिन उनसे जब ये सवाल पूछा जा रहा था, जिसका केजरीवाल भी लगातार तंज कसते थे या मजाक उड़ाते थे कि आखिर आपका दूल्हा कौन है, तो दूल्हा तो छोड़िए, इनके पास एक बाराती का नाम बताने की भी उस वक्त इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। किसी भी ऐसे नेता का नाम ऐसा नहीं था जिन्हें बीजेपी एक पूरी मजबूती के साथ बता सके कि हमारा ये नेता चुनाव जीतने वाला है। ऐसे वक्त में 2 नाम जो थे, रमेश बिधूड़ी और यहाँ पर प्रवेश वर्मा, हालांकि उनके ऊपर पैसे बांटने के आरोप लगे, वोटर्स के नाम कटवाने के आरोप लगे, बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन अंत में अगर कोई नेता चुनाव जीतकर उभरा और चुनाव जीतकर मजबूती से जो सामने आया, जिसने अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को चुनाव हराया, वो प्रवेश वर्मा थे। तो प्रवेश वर्मा इसलिए सबसे नेचुरल चॉइस हो जाते हैं। पहले तो जाइंट क्लियर हैं और दूसरा उनके आसपास भी कोई नहीं है इस स्तर का नेता। और दूसरी बात जो गौरव आपने कही कि हैवी वेट नेताओं के सामने लो प्रोफाइल नेता को जिस तरीके से जगह दी गई, बीजेपी में ये परंपरा आज से नहीं है। बीजेपी में ये परंपरा बहुत सालों से चली आ रही है कि जिसका नाम रेस में नहीं होता है, यहाँ तक कि जो विधायक या सांसद नहीं होता है, उसको भी आगे बढ़ा दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को जिस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त वो विधायक नहीं थे। यहाँ तक कि वो लगभग 50 साल की उम्र पार कर चुके थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। उस वक्त भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। और सरप्राइज सीएम देने की परंपरा आज से नहीं है। इससे पहले भी जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो हालांकि वो एक बड़े नेता थे, कई बार के सांसद थे, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, लेकिन एक सरप्राइज फेज थे, क्योंकि उस वक्त भी मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े नाम थे। उसके बाद भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश या राजस्थान में आपने देखा कि बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया गया, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, और उसके बाद एक ऐसे विधायक को मौका दे दिया गया, भजन लाल शर्मा जो पहली बार के विधायक थे, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोहन यादव लगातार 2-3 बार के विधायक थे, लेकिन इस तरीके का उनका कोई कद नहीं था कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब दिल्ली के सीएम की बात करते हैं तो प्रवेश वर्मा एक तो मेरी तरफ से ये है कि नेचुरल चॉइस हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बीजेपी कई पैमाने पर मुख्यमंत्री बनाने से पहले देखती है। सबसे पहले तो उनकी प्रोफाइलिंग की जाती है। जिस तरीके से पंकज जी ने कहा कि अभी तो फिलहाल 48 विधायक हैं, इनके पास 7 सांसद हैं, और इसके अलावा भी जो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, जाहिर सी बात है उनका भी नाम चर्चा में है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या अन्य कई नेता हों। तो सबसे पहले उनकी प्रोफाइलिंग की जाएगी। उस प्रोफाइलिंग में ये देखा जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया का दौर है, 2 मिनट में सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। 2 मिनट में किस नेता के खिलाफ कितने केस हैं, किस नेता ने क्या बयान दिया था, उस बयान का किस राज्य पर क्या असर हो सकता है। कहीं जैसे आप बात कर रहे हैं कि पूर्वांचल को साधने की कोशिश हो सकती है, बिहार में चुनाव है उसको साधने की कोशिश हो सकती है, आगे पंजाब के को साधने की कोशिश हो सकती है। तो जब भी किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो पहला पैमाना यही देखा जाएगा कि आने वाले राज्यों में जहाँ चुनाव है, कहीं उस नेता का कोई ऐसा बयान तो नहीं है जिससे ये प्रभावित हो जाए। दूसरी चीज़ प्रोफाइलिंग में ये देखा जाता है कि किस नेता के खिलाफ कौन से केस हैं। कई बार नेताओं के खिलाफ केस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे गंभीर केस, कई बार ऐसे गंभीर मुकदमे होते हैं जिसका बहुत ही बुरा असर हो सकता है। तो एक पैमाना ये भी होगा। इसके बाद कई और पैमाने हैं जिनके आधार पर बीजेपी लगातार ये तय करते, कई 4-5 नेताओं की एक लिस्ट बनाई जाएगी। उस लिस्ट के बाद जो लगातार ये कहा जाता है ना कि बीजेपी पर्ची निकाल देती है और पर्ची से एक सरप्राइजिंग नाम आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना तो कोई पर्ची निकलती है और ना ही तो कोई सरप्राइजिंग नाम होता है। लगातार इस पर 6 दिन 7 दिन से लगातार मंथन चल रहा है। हर एक की
विधायक के नाम पर चर्चा की गई है। 2-3 चरण की, 4 चरण की, 5 चरण की चर्चा की जाएगी और हर चर्चा के बाद कुछ नाम कम होते जाएंगे। अंत में जो नाम सबसे मुफीद होगा, जिसे लगेगा कि दिल्ली चला सकता है, उस नाम पर मुहर लग जाएगी। ये अलग बात है कि जो आपने कहा कि घोषणाओं की बात है और सारी चीज़ें हैं, तो अब ट्रिपल एक तरीके से कहा जाए केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट है। दूसरा सबसे बड़ा इंजन जो है एलजी का, एलजी का इंजन बहुत मजबूत इंजन है दिल्ली में, जो किसी भी मुख्यमंत्री को सरकार चलाने भी दे सकता है और लगातार केंद्र अरविंद केजरीवाल या आतिशी के कार्यकाल में जो हुआ वो भी हो सकता है। तो बीजेपी के दौर में इसकी संभावना कम लगती है। बीजेपी के दौर में बीजेपी और के जो दिल्ली के जो एलजी हैं और जो दिल्ली की बीजेपी सरकार होगी वो मिलकर काम करेंगे। इसके साथ साथ जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है उसका पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो एक तरीके से कहा जाए कि एमसीडी अभी इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास एक ट्रिपल इंजन की सरकार आसानी से इनके साथ काम कर सकती है। तो जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा उसके लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो मेरे ख्याल से होने नहीं वाला है। बिल्कुल जी सर। जैसा कि शुभम सर ने बताया सारा पैरामीटर, लेकिन पंकज सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे शुभम सर ने भी चर्चा किया कि जैसे कि इस चुनाव को मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एक भारतीय जनता पार्टी मैसेज भी कन्वे करने की कोशिश करेगी जो आने वाले राज्यों में चुनाव है। आप बिहार से आते हैं और बिहार की राजनीति को बड़ी ही बारीकियों से समझते हैं। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की जो चेहरे का जो ऐलान होगा उसमें बिहार को किस तरह से साधने का प्रयास है? क्योंकि एक चीज़ तो तय है कि वहाँ का जो चुनाव होगा वो एनडीए के नेतृत्व में, एनडीए के गठबंधन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक चीज गौरव इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो मुझे जानकारी मिली है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। तो ये किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश है? पंकज जी इसका जवाब देंगे। पंकज देखिए, एक ये भी अपडेट है कि नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहा और कई ऐसे मौके भी आए भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन के जहां लोग शामिल, तो वहाँ कई जगह से दिखाई नहीं देते थे। तो सर किस प्रकार का मैसेज, एक तो नीतीश कुमार का तय है कि उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा, तो कैसा मैसेज कन्वे करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर करने चाहेगी? देखिए, जो मुझे जो लगता है, जो मेरा अपना जो तजुर्बा है, मैंने जो राजनीति को देखा है उससे मुझे लग रहा है जो बिहार को जो मिलना था वो बिहार को मिल चुका है। और बिहार में जो नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव, विधानसभा का चुनाव होगा, हाँ, उसके बाद ये तय होगा जो किसको कितनी सीट आई है। और उसके बाद जो हमने महाराष्ट्र में देखा वो वैसा ही कुछ वहाँ होगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अगर बीजेपी से ज़्यादा सीट लाने में कामयाब रहती है, एक मार्जिन, अच्छा मार्जिन रहता है, तो फिर नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। नहीं तो हो सकता है ये दौर उल्टा भी पड़ जाए। देखिए, नीतीश, बिहार में नीतीश की मजबूरी बीजेपी है आज के तारीख में, और बीजेपी की मजबूरी नीतीश है। क्योंकि बीजेपी के साथ जैसे कांग्रेस का अलायंस नहीं हो सकता है राज्य में, जैसे जो मौजूदा हालात हैं, जो पिछले कुछ दिनों से हम जो पिछले जब से बिहार के इसमें लालू प्रसाद यादव आरजेडी की कहें, तो बीजेपी के साथ इनका उस तरह से समीकरण नहीं बनता है। तो बीजेपी के लिए एक नीतीश ही ऑप्शन बचते हैं। और हाँ, नीतीश के लिए कई ऑप्शन हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार को दिया गया है और जिस तरह से नीतीश कुमार का लगातार कहना जो जेडीयू के साथ गठबंधन करके वो उस तरह से राज्य की कामकाज और व्यवस्था है उसको नहीं चला पाते हैं। क्योंकि वहाँ क्या है, जो नीतीश तो होते तो हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो, लेकिन महफिल जो लूटने वाली बात होती है, तेजस्वी यादव महफिल लूट के चले जाते हैं। और यही जो है, जो महफिल लूटने वाली बात है, वही नीतीश कुमार को खटकता है। तो इसलिए जो नीतीश की भी मजबूरी है और बीजेपी का है। बीजेपी बिहार को जो देना था बजट में बिहार को मिल चुका है। बीजेपी उसकी ब्रांडिंग भी बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी का मेन जो फोकस होगा, मुझे जो लग रहा है, जो देखिए, एक पंजाब है और एक जो आपको जाट लैंड है, जिसमें कि राजस्थान आपका हो गया, हरियाणा हो गया और इधर आपका उत्तर प्रदेश नहीं हो चुका। लेकिन देखिए, जाट मीन्स मतलब ये जाता है जो किसान से, किसानी से, चूँकि किसान आंदोलन में जिस तरह से बीजेपी के ऊपर एक ये लगा, जो किसान विरोधी जो विपक्षी दल कहना शुरू कर दिए और इस तरह से, तो मुझे लगता है जो प्रवेश वर्मा अभी सबसे ज़्यादा सुटेबल हैं इस रेस में, सबसे अभी आगे वो चल रहे हैं। लेकिन ये भी तय मानिए जो प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम का गद्दी मिल सकता है, जो मुझे लगता है उनको डिप्टी सीएम हो सकता है, डिप्टी सीएम बना दे, या फिर उनको कोई मंत्रालय एक दे दिया जाए, वो सीएम ना बने। रही बात जो इक्वेशन का और बीजेपी का, जो जैसे हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं, जो आज 12 से 13 दिन हो रहा है, अभी तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री का तय नहीं किया, तो ये सब कुछ नहीं है। बीजेपी का मुख्यमंत्री तय है।
जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के दिल में जो है वो, चूंकि देखिए दिल्ली का जो चुनाव हुआ था, दिल्ली के चुनाव जो बीजेपी ने जीता वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे जीता है, तो दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया है, तो दिल्ली की जनता के दिल में प्रधानमंत्री मोदी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के दिल में जो नेता होंगे वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ, ये औपचारिक जो बैठक है, जो औपचारिकताएं हैं, जो अभी एक कैबिनेट की बैठक हुई, उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अभी हुई, शाम में विधायक 6 बजे 7 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक है, तो विधायक दल की बैठक होगी। और हमें यही भी याद रखना चाहिए, जो जिस तरह से राजस्थान में हमने देखा था, जब वसुंधरा उसमें प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे वो विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, उस समय में ये नाराज भी थी, वसुंधरा राजे नाराज भी थी, उनको मनाया गया था, चुनाव फिर लड़ा गया, पार्टी मजबूती से वहाँ सभी धरे हुआ। उसके बाद से पर्यवेक्षक वहाँ पहुँचते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल की बैठक के बाद राजनाथ सिंह होते हैं, उनके साथ राजनाथ सिंह के बगल में जब नाम की घोषणा होनी होती है तो राजनाथ सिंह के बगल में वसुंधरा राजे होती हैं, और राजनाथ सिंह अपने हाथ से एक पर्ची है, जिसको अब जो पर्ची की अभी चर्चा हो रही थी, वो पर्ची निकाल के वसुंधरा राजे के हाथ में देती हैं। और वसुंधरा राजे इस मुकाबले में थी जो डिप्टी मतलब सीएम तो मैं ही बनूंगी, और उनको वो पर्ची दिया जाता है, और वसुंधरा जो सीएम की रेस में सबसे आगे थी उनको पर्ची दिया जाता है, जो आप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कीजिए, और उसके बाद से मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान होता है, और उसमें कोई और मुख्यमंत्री होता है, जिसका कि आप उसमें में वसुंधरा राजे का अगर आप उसका क्लिप देखेंगे तो क्लिप एकदम वो वसुंधरा राजे शॉक्ड होती हैं, लेकिन चूंकि एक कोरम होता है तो उस कोरम के तहत उनको उस नाम का ऐलान करना पड़ता है, तो वही नाम का उन्होंने मतलब ऐलान किया। तो देखिए यहाँ पे वैसा ही कुछ होगा। हाँ, ये निश्चित है, जो ऐसा शख्स होगा जो मजबूती से जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, वो ऐसा नेता होगा जो आक्रामक भी होगा, ऐसा नेता होगा जो जिसके संग से भी नज़दीकी होगा, ऐसा नेता होगा जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय होंगे, ऐसा नेता होगा जो अमित शाह के प्रिय होंगे, नज़दीकी होंगे, और जो सियासत के हिसाब से जो मिजाज है उसमें फिट बैठ सके। क्योंकि देखिए और राज्यों की अगर बात करें तो और राज्यों में जो बीजेपी के साथ जो विपक्ष था, जैसे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वहाँ पे मध्य प्रदेश या राजस्थान की हम बात करें तो कांग्रेस कई खेमों में, कई गुटों में बटा था। लेकिन दिल्ली की राजनीति में ऐसी बात नहीं है। दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी पलटवार करने में काफ़ी ये है, और उनका एक नेतृत्व है, वो एक आवाज़ में बात करते हैं। खेमे गुटबाजी अभी तक गुटबाजी पार्टी में देखने को नहीं मिली है। तो इसलिए एक जो विपक्ष है और वो कड़ा विपक्ष होगा, और पार्टी बीजेपी ये भी याद रखेगी, जो ठीक है भले ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में 48 और 22 की मार्जिन से उन्होंने विधानसभा चुनाव जीत लिया, लेकिन जब हम वोट फीसदी की बात करेंगे तो वोट फीसदी में आम आदमी पार्टी बहुत पीछे नहीं थी। महज पॉइंट्स का मार्जिन था, जिसमें आम आदमी पार्टी नीचे उनका ग्राफ आया था। अगर कांग्रेस ये चुनाव नहीं लड़ रही होती तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता है, क्योंकि कांग्रेस का जो 4% वोट था वो 4 से 6%, मतलब 2% कांग्रेस ने इजाफा किया, और ये 2% जो है सो आम आदमी पार्टी का पिछड़ने में आप जो वो इसका जब सारे जो 17 सीट का आप अगर एनालिसिस करेंगे तो कम से कम 10 से 12 सीट ऐसे थे जो अगर वहाँ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती तो वो अगर वोट कांग्रेस आम आदमी पार्टी में अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो वहाँ पे बीजेपी पिछड़ती दिख रही थी। जैसा कि पंकज सर ने बताया कि अगर आम आदमी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव दिल्ली में नहीं लड़ती तो इसका जो फ़ायदा था वो आम आदमी पार्टी को होता। लेकिन सर एक सवाल जो है सौरभ सर, मैं आपसे ये करना चाहूँगा, जिस तरीके से आप देखिए कि एक विधानसभा सीट जिसको मैं बहुत पास से नज़दीक से वॉच कर रहा था वो लक्ष्मी नगर विधानसभा की सीट थी। वहाँ से अभय वर्मा को भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया था, और वहाँ आप देखिए प्रभारी जो थे वो उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री उपेंद्र तिवारी थे, और उनके प्रचार प्रसार के लिए जिस तरीके से बड़े नेता बुलाए गए थे, तो एक जो फील्डिंग होती है कि जाने से पहले या तैयारी जो जिस प्रकार दिख रही थी, हालांकि उतनी चर्चाओं में उनका नाम नहीं है, लेकिन इससे गुरेज भी नहीं किया जा सकता है कि उनका नाम भी ना हो, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति इस वक्त देखी जा रही है। अभय वर्मा का नाम है, अभय वर्मा का नाम भी चल रहा है, उसमें हो सकता है मुख्यमंत्री हो। और जहाँ तक बात थी कि जैसा पंकज जी कह रहे थे कि काम को लेकर के, तो देखिए कि अभी मुख्यमंत्री तय भी नहीं हुआ, यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है। तो दिल्ली मुझे लगता है काम कराने के लिए
अगर ऐसा कोई प्रावधान होता कि प्रधानमंत्री दिल्ली के सीएम कुर्सी रख सकते, पोस्ट रख सकते, तो वो भी शायद हो सकता था, क्योंकि यहाँ काम कराना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। काम कराना दिल्ली में ना सफाई शुरू हो चुकी है। तो सीएम केवल उनको एक नाम मात्र के लिए चाहिए कि एक हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। अब वो अभय वर्मा हो, रविंद्र नेगी हो, विजेंद्र गुप्ता हो, वीरेंद्र सचदेवा हो या कोई भी हो। एक अच्छी खबर यह है कि निमंत्रण जो शपथ का है वो देना शुरू कर दिए हैं, और ऐसी खबर है कि वीरेंद्र सचदेवा खुद जा करके जो अरविंद केजरीवाल हैं और आतिशी हैं उनको खुद न्योता देने जा रहे हैं वो, और हो सकता है कि शपथ में वो पहुँचें। शपथ का जो समय तय किया गया है वो कल का है, रामलीला मैदान में होगा। तकरीबन 12:30 बजे शपथ शुरू होगा, बताया जा 12:35 पर शपथ होगा। 12:29 पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँचेंगे रामलीला मैदान में। तैयारियाँ पूरी हो चुकी है, और खबर ऐसी भी है कि सीएम का नाम जो 3-4 नाम लिफाफे में बंद हो चुके हैं, उन्हीं 3-4 नामों पर चर्चा होनी है, जो तकरीबन 6 बजे के बाद किसी भी वक्त सीएम का नाम का ऐलान हो सकता है। तो समझिए कि सीएम का नाम जो दिल्ली का सीएम होगा उसे महज औपचारिकता मानिए, क्योंकि दिल्ली की जनता ने चुनाव जो देखा है, जो चुनाव में वोट दिया है वो केजरीवाल वर्सेस मोदी दिया है। तो उनको जो भी जवाब चाहिए, यमुना साफ क्यों नहीं हुई 5 साल बाद, अगर वो सवाल पूछ भी रही होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो सीएम जो होगा उससे पूछेगी, वो सवाल वो पीएम मोदी से ही पूछ रहे होंगे। तो ऐसे में सीएम का बहुत बड़ा रोल नहीं है जिसको लेके हवा बनाया जा रहा है कि सीएम कौन होगा या उसके पास बहुत बड़ा पावर आ जाएगा। आप देखिए कि अगर बीजेपी स्टेट में जितने सीएम है उसमें सीएम योगी को छोड़ दिया जाए तो बाकी ऐसा कोई सीएम नज़र नहीं आता है कि जिसकी तरफ से ऐसी कोई आवाज़ आती हो या ऐसे कोई फैसले, ऐसे बयान आते हों। वो अक्सर उनके फैसले दिल्ली आला कमान से आते हैं। आप मध्य प्रदेश में देखिए, कोई बड़ा फैसला होने वाला है कि सीएम दिल्ली पहुंचे हुए होते हैं। राजस्थान में कोई फैसला होने वाला होता है, उसका सीएम दिल्ली पहुंचा होता है। जो आप बोल रहे हैं कि अनुशासन है, एक हायरार्की है बीजेपी में और एक अनुशासन है, इसलिए बीजेपी इतना जो ग्रोथ की है, जो एक ये नहीं होता जो हमने डिसीजन ले लिया, ये एक जो चैनल वाइज बीजेपी का कोई भी डिसीजन होता है, चाहे सीएम हो या कोई भी हो, तो जो होता है सो उनका जो आला नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व से पार्टी बात करती है, पार्टी का जो भी वहाँ का जिनके पास कमान होता है वो केंद्रीय नेतृत्व से, जो भी उससे संबंधित मंत्रालय है उससे वो बात करती है, फिर उसको कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना वो लागू करती है। देखिए, अगर आप ये देखेंगे कांग्रेस का जो पराजय का या बीजेपी को उभार का क्या कारण है, जो वहाँ जो हर नेता अपने अपने हिसाब से वहाँ चलता है। सीएम का कुछ और है, डिप्टी सीएम का, जैसे राजस्थान का आप ले लीजिए, अशोक गहलोत किसी और डायरेक्शन में चल रहे थे, सचिन पायलट किसी और डायरेक्शन में चलते, और नेता है वो किसी और डायरेक्शन में चल रहे, तो उसका खामियाजा वो भुगतना पड़ रहा है। तो बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और बीजेपी के तमाम नेताओं को ये बात पता है जो उनको क्या जिम्मेदारी दी गई है और उनकी जो जिम्मेदारी है उसको वो कैसे निर्वहन करेंगे और कैसे एक जो डेकोरम होता है, डेकोरम को कैसे फॉलो करना है, हायरार्की को कैसे फॉलो करना है, वो पार्टी जानती है, इसलिए पार्टी ग्रोथ कर रही है। लेकिन ये बताइए, ये आपको नहीं लगता कि बीजेपी में जब हमने मान लिया कि 48 विधायक चुन के दे दिए, आप उन 48 विधायकों में से मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, आपको एक ऐसा नाम लाते हैं जो ना विधायक है ना सांसद है, और चूंकि वो संघ से या फिर कहीं से जुड़ा हुआ नेता है उसको आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो कहीं ये ऐसा मैसेज नहीं जाता बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है, कई दफ़ा ऐसा हुआ है। तो क्या ये जनता के साथ वो छलावा नहीं है कि ना उसको जनता ने तो उसको देखा भी नहीं, चुना भी नहीं, चाहे मनोहर लाल खट्टर बने हों। तो हरियाणा की जनता ने तो मनोहर लाल खट्टर को चुना नहीं था, लेकिन सीएम उनको एक्सेप्ट करना पड़ा उस वक्त में, पहली बार में, दूसरी बार में चला रहा था, लेकिन पहली बार में तो पहली बार में जब मनोहर लाल खट्टर को लाकर पेश कर दिया गया या भजन लाल को ला करके अब मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्या वहाँ की पब्लिक जनता तो उनको सीएम देख नहीं रही थी? उनके मन में जो रहता है, जैसे मान लिया कि भी दिल्ली है, दिल्ली की जनता प्रवेश वर्मा को देख रही है, दिल्ली की जनता रमेश बिधूड़ी को देख रही थी। अब अचानक से आप ऐसे एक ऐसा सीएम लाएंगे जिसको दिल्ली की जनता ने सोचा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर जवाब तो वही बात हो गया कि आप चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के पास पूरा पावर है, हमेशा जनता उन्हीं से जवाब पूछती रहे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब ऐसा सीएम बनता है, आप बीजेपी स्टेट जितने भी हैं आप वहाँ देखिए योगी से जवाब मांगते हुए दिखते हैं, कोई भी चीज़ें होता है योगी पर हमला करते हुए दिखते हैं, लेकिन बाकी राज्यों में जब ऐसा कुछ होता है वो लोग सीधा केंद्र पर आ जाते हैं कि केंद्र सरकार हमें यहाँ पे नहीं दे रही है, केंद्र सरकार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कमज़ोर सीएम, लो प्रोफाइल सीएम बनाना बीजेपी की तरफ से, जो बोला जो
कमजोर सीएम तो मैं आपको इससे आपत्ति जताऊंगा। जो कमजोर सीएम नहीं है, उनको जब पहली बार मौका, देखिए पहली बार ही किसी को मौका मिलता है। जब योगी आदित्यनाथ को मौका मिला था तो उस समय में जो राज्य में जो चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे हुआ था, लेकिन जब राज्य में दूसरी बार जब चुनाव होता है तो उसमें में सीएम योगी के नाम पे एज ए सीएम कैंडिडेट दिया गया था। इसलिए सीएम योगी से आज लोग सवाल करते हैं और जवाब करते हैं, और इन दिनों में सीएम योगी एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे उतरे, और इनका जो है जो हायरार्की में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या बीजेपी के जो बड़े नेता हों उसमें से वो शुमार हुए। और जो राज्य हैं, अन्य राज्यों में जैसे है, तो वहाँ पे आप देखिए जो वहाँ जो इन लोगों है वो अपने हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जो वहाँ की जनता का ये है। और चूंकि देखिए उन राज्यों में, जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, जैसे अपने जैसे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, तो इन जगहों पर जो चुनाव हुआ तो इन जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चूंकि वहाँ सीएम कैंडिडेट नहीं दिया गया था तो इसलिए हुआ, और इसलिए वो श्रिंक में चल रहे हैं और वो बेहतरीन राज्य में काम कर रहे हैं, बेहतरीन राज्य में विकास का काम हो रहा है। जैसे जितने भी की योजनाएं हैं, जैसे बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो एक श्रिंक होके दो मतलब वहां काम हो रहा है, धरातल पे काम हो रहा है, और काम वो दिख भी रहा है। क्योंकि जनता वहां क्या है, जो जनता ने वोट किया, अगर आप सीएम कैंडिडेट का अनाउंस कर देते हैं उसके बाद आप उसको सीएम कैंडिडेट नहीं बनाते तो फिर दिक्कत है। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। आप जितने भी राज्यों में देखें तो सीएम कैंडिडेट नहीं दिया गया। अगर हरियाणा में अगर बात करें तो हमने जब पहले देखा था, जो हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर थे, तो मनोहर लाल खट्टर के जो अगुवाई में जब दूसरी बार जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उसके बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उसके बाद से जेजेपी के साथ उनका अलायंस होता है तो फिर भी उनको बनाया गया। जैसे अब देखिए, अब जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं, जैसे देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, दोनों आदमी जो वहाँ गठबंधन की एक महायुति की सरकार बनी, उस सरकार के बाद बीजेपी के पास ज्यादा वोट आया तो बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को बना दिया। क्योंकि उस समय में देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी के वहां से लीडर थे, इसलिए पार्टी ने बना। तो इसलिए बीजेपी पे आरोप लगाना जो नहीं पार्टी ऐसे कर देती है, किसी और को उठा के बना देती है, ऐसा नहीं है। चूंकि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पे भरोसा जताया है। दिल्ली की जनता के दिल में प्रधानमंत्री मोदी हैं। पहले आप जब तो जनता को आला कमान से मतलब तो आला कमान से नहीं, देखिए सीएम नहीं, औपचारिकता नहीं है। देखिए एक जो होता है सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, तो प्रधानमंत्री मोदी के चूंकि जो सीएम होता है पीएम का रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से सीएम होता है, उनके नीचे अगर अब नहीं सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए इसको, जैसे केंद्र में ये हो गया तो राज्य में जो होता है जो मुख्यमंत्री होता है, तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है और उनको जो फंड इलेक्टोरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप देखिए तो शीर्ष में पीएम, उसके बाद सीएम। अगर स्टेट की बात करें तो अगर दोनों का चैनल एक चैनल में और एक तरह से दोनों मिल के काम करें तो डबल इंजन की सरकार जो बोलते हैं तो उस तरह आपने शुभम ने अच्छी बात कही, जो शुभम जी ने, जो यहाँ पे है, जो क्या एलजी भी आपका होगा, मुख्यमंत्री भी आपका होगा, केंद्र भी आपका है, तो तीनों एक चैनल में काम करेंगे। तो दिल्ली में जो शीला दीक्षित के बाद जो हम देखने को हमें मिल रहा है, जो शीला दीक्षित की सरकार के बाद दिल्ली में जो लोगों का जैसे कहना है, जो उस तरह से विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। तो हमें लगता है जो अब दिल्ली का कायाकल्प होने वाला शीला दीक्षित से भी ज़्यादा है। और देखिए जो आपने जैसा कहा, जो यमुना की सफाई भी शुरू हो गई। अब देखिए यमुना की सफाई कितनी होती है, कितनी हो पाती है। जैसे गंगा का सफाई का अभियान था, तो गंगा का सफाई का अभियान कहाँ तक वो मुहिम पहुंचा मुझे अभी तक नहीं पता। कानपुर में देखिए, लखनऊ में देखिए, तो क्या बोलते हैं वही हाल है, गंगा और गंडक और गोमती का। ठीक है, तो ये तो चूंकि ये इस तरह का विषय है जो इसमें थोड़ा सा गंगा की सफाई और यमुना की सफाई में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। उसमें जो हमारा देखिए, हमारा जो मेन मोटो है जो बीजेपी का ये है, जो 2046 तक पार्टी को देश का जो हमारा एजेंडा है, तो 2046, पहले 2024 था, 2024 था, अब 46 हो गया, 24 था, 29 था, अब 46 हो गया। तो 2046 तक जो है सो कायाकल्प होने वाला है और इसकी जो देश की हनक है और ये जो है सो दूर तक होगा। और दिल्ली जो है, दिल्ली विभिन्न समुदाय, विभिन्न ये पूरा इंडिया का जो कल्चर है वो दिल्ली में है। तो दिल्ली से जनादेश, दिल्ली का जनादेश देखिए लोकसभा चुनाव में तो मिलता ही था, अब चूंकि विधानसभा चुनाव में भी मिल गया है, तो दिल्ली का कायाकल्प होने वाला है। अब आखिरी सवाल हम शुभम सर से लेंगे, इसके बाद इस चर्चा का विराम लगाएंगे। शुभम सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ये लिया जाएगा कि जो जिस तरीके से लगातार, क्योंकि एनडीए शासित प्रदेशों में देखा जाए कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं दिया गया, और चर्चा दिल्ली में भी लगातार कई शिखा राय हों, चाहे वो रेखा गुप्ता हों, और सफाई अभियान भी लगातार शुरू, जैसे पंकज सर ने बताया कि मुख्यमंत्री अभी शपथ नहीं लिए और सफाई अभियान शुरू हो गया है, यमुना जी साफ होनी शुरू हो गई हैं। तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी
सस्पेंसी महिला पर दाव लगाने वाली है और जो विकास का जो गति है, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि 10 सालों में रुक गई थी, वो और कितनी रफ्तार से आगे बढ़ने वाली है? देखिए गौरव, जो आपने बात कही महिला मुख्यमंत्री की, जाहिर सी बात है कि चाहे महिला आरक्षण की बात हो या महिलाओं को सम्मान देने की बात हो या महिलाओं के लिए योजनाओं की बात हो, केंद्र की जो मोदी सरकार है वो हमेशा आगे रही है। लेकिन अभी तक मुझे लगता है आतिशी के बाद अब देश में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ममता बनर्जी सत्ता पक्ष से मतलब दिल्ली में तो आतिशी आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री थी, लेकिन बीजेपी की कोई भी महिला मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है और ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। तो मुझे लगता है कि अगर आप महिलाओं को मजबूती सच में देना चाहते हैं और महिलाओं को आप नेतृत्व देना चाहते हैं, तो एक वक्त ऐसा था कि चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान हो, वहाँ महिला मुख्यमंत्री होती थी और भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री होती थी। तो इस बार भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को किसी महिला चेहरे को जरूर मौका देना चाहिए और महिलाओं ने कई बार ये करके दिखाया है। जो शीला दीक्षित के विकास कार्यों की हर तरफ तारीफ होती है और शीला दीक्षित एक महिला थी और उन्होंने ये करके दिखाया किस तरीके से देश की राजधानी को सजाया जा सकता है, संवारा जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने यमुना की सफाई की बात कही या दिल्ली के विकास कार्यों की बात कही, तो मुझे लगता है कि किसी भी नतीजे पर इतना जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए। जो मैंने यमुना में सफाई की तस्वीरें देखी हैं, तो फूल पत्तियां हटाने वाली जो मशीनें हैं वो यमुना को साफ कर रही हैं। तो उन मशीनों से अगर यमुना को साफ़ किया जाएगा तो मुझे लगता है कि 2000 सालों में भी यमुना साफ़ नहीं होगी। यमुना को साफ़ करने के लिए एक रोड मैप की ज़रूरत होगी और वो रोड मैप ऐसा होगा कि जो पूरे दिल्ली के का जो नाला है वो जाके मिल रहा है यमुना में, या जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो यमुना में आ रहा है और किसी भी तरीके का वाटर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। गंदा पानी सीधे यमुना में आ रहा है। अगर आप सीधे गंदे पानी को यमुना में डाल रहे हैं और पत्तियाँ साफ़ करेंगे तो उससे यमुना कभी साफ़ नहीं होने वाली। इसको 2-3 स्तर पर करना होगा। पहले तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको आने से रोकना होगा। उसके अलावा जो सीवर की समस्या दिल्ली में है, जो सीवर का पानी बिना ट्रीट किया हुआ सीधे यमुना में आ रहा है, उसे रोकना होगा और इसके अलावा वाटर फ्लो बढ़ाना होगा। इसके लिए जो भी बराज ऊपर हैं या जो नदियों का पानी है उसे डाइवर्ट करना होगा। उसके बाद ही यमुना साफ हो पाएगी। अब देखते हैं 3 इंजन की सरकार बनने जा रही है, कितना विकास कार्य हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है, ये सब आगे देखने की बात होगी। एक और बात, पंकज जी लगातार छठ पे डुबकी मारते हैं, तो मेरा यही मानना है कि अगर इसी गति से विकास कार्य होता रहा, यमुना साफ हो जाए, तो अगले छठ पर पंकज जी यमुना में डुबकी मारेंगे। निश्चित रूप से देखिए, जो पंकज निश्चित रूप से जो छठ होगा, इस बार का जो छठ है, आप देखिएगा छठ इस बार का जो भव्य होगा, दिव्य होगा और दिल्ली में ऐसा छठ नहीं हुआ था, उस तरह का छठ होगा। और जहाँ तक डुबकी लगाने के, तो देखिए छठ के मौके पे तो हमारे जितने मैंने तो नहीं लगाया है, लेकिन हम चूँकि मेरा छठ में खड़ा होने का नहीं रहता है, तो लेकिन जितने व्रती महिलाएं होती हैं और जिनका भी उस तरह का व्रत लिया होता है, वो डुबकी लगाते हैं। उस समय में कम से कम उन दिनों में घाट की सफाई और स्वच्छ पानी की तो जरूर व्यवस्था होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन नामों को, हमने किसी भी नाम को, ऐसी चर्चाओं को छोड़ा है जिन नामों पर अभी तक चर्चाएं हो रही हैं लगातार, चाहे वो आशीष सूद हो, हर उन नाम पे चर्चा हो गई। उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया जाना चाहिए और क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए, इन पर भी चर्चा हो गई। फिलहाल दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये शाम 7 बजे सबको पता चल जाएगा। लेकिन उससे जुड़ी, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री से जुड़ी हर खबर के लिए और शपथ ग्रहण से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।